आज की इस वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव। इसको हिंदी में सम आयन प्रभाव कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझेंगे इसको। दो विद्युत अपघट्यों में, विद्युत अपघट्ट अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, विद्युत अनवघट्ट क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, इसका हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दो विद्युत अपघट्ट जिनमें जो आयन समान होता है, दो विद्युत अपघट्टों में जो आयन समान होता है उसे सम आयन कहते हैं, कॉमन आयन। फिर प्रभाव किसे कहते हैं, तो नियम सुनेंगे ये। सम आयन की उपस्थिति में किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा और भी कम हो जाती है तो सम आयन के इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट पहले से ही कम आयनित होते हैं, इसलिए उनको दुर्बल कहा जाता है। अगर तुमने उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट के साथ कोई एक ऐसा लवण विद्युत अपघट्ट मिला दिया जिन दोनों में कोई एक आयन समान है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस दुर्बल की और भी आयनन की क्षमता कम हो जाएगी। ये काम किस लिए हो रहा है, सम आयन के कारण होता है। इसलिए इस घटना को, उस सम आयन के इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। यह सम आयन का उदाहरण है। दूसरा एक और हो सकता है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिकम जो एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है के आयनन की मात्रा और भी कम हो जाती है। इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। एक्सप्लेन करते। देखिए, हमने पहला एग्जांपल लिया। चलिए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। ये विद्युत लवण है ये, और जब इसको विलयन में डालोगे ये ठोस होता है तो तुरंत ही ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अब आपने अगर इसको मिला दिया, कब, ये NH4OH है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। इसका मतलब होता है कि इस विद्युत अपघट्ट का कुछ अंश अपने आयनों में टूटेगा और कुछ भाग इसका आव्योजित शेष बचेगा। ये इसका कुछ अंश, ये आव्योजित शेष बचा है, ये आव्योजित अणु है, और ये विलयन के अंदर आयन आ गए और इसके मध्य में साम अवस्था आ जाती है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट में होता है, प्रबल में नहीं होता। तो आप देखो, इन दोनों में ये आयन कॉमन है, इसको हम कॉमन आयन कहते हैं, सम आयन कहते हैं। दोनों में आयन समान है। तो जरा देखिए, हम इस पर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगा सकते हैं। यही बात बताई गई थी, पोस्टवार्ड ने यही बात बताई कि इस पर भी द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लग सकता है। एट इक्विलिब्रियम, साम अवस्था पर द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जब लगाएंगे तो यहां लिखेंगे हम K इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बटे एक्टिव मास ऑफ NH4OH। ये आ गया। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, अमोनियम आयन को हम इधर लेते हैं, NH4 को लो तो ये आ जाएगा, यहां इसको K भी कर लो, मतलब क्षार का आयनन स्तर। तो ये आएगा NH4OH इंटू OH माइनस। अब जरा आप इस व्यंजक को देखिए, ये नियम को पुष्टि करेगा जब विलयन के अंदर अमोनियम आयन की सांद्रता बढ़ी सम आयन के कारण, तो OH आयन की सांद्रता घटेगी, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और ये K का मान स्थिर रहता है। इसको स्थिर रखना है, इसका मान बढ़ गया, ये घट रहा है, तो ये K का मान कब स्थिर हो सकता है, जब NH4OH की सांद्रता बढ़े, तभी ये K मान स्थिर रह सकता है। तो जब इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो साम कहां जाएगा, पक्ष दिशा में।
और पश्च दिशा में जाएगा तो क्या है, वियोजन की मात्रा घट रही है। वियोजन कहां हो रहा है, अग्र दिशा में। साम्यावस्था कहां जा रही है, पश्च दिशा में। पश्च दिशा में वियोजन नहीं हो रहा है। तो ये काम क्यों हुआ, इस NH4OH की सांद्रता बढ़ने के कारण हुआ। अगर इसकी सांद्रता नहीं बढ़ती तो ऐसा नहीं होता। और ये सांद्रता कैसे बढ़ गई कि यहां पर है। तो दो विद्युत अपघट्यों में जो आयन समान होता है उसको समायन कहते हैं। और सम आयन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा और भी कम हो जाती है तो सम आयन के इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। ये इसका उदाहरण। ऐसे ही आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का उदाहरण दे सकते हैं। तो वहां पर भी आपको ये घटना देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। अब हम आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। अब देखिए एक आता है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में विलेयता गुणनफल कहते हैं। देखिए बेटा, कुछ ऐसे अल्प विलेय विद्युत अपघट्ट होते हैं जिनमें दो साम्यावस्थाएं पाई जाती है उनके संतृप्त विलयन में। किसी अल्प विलेय विद्युत अपघट्ट के संतृप्त विलयन में निम्न साम्य पाया जाता है, दो साम्यावस्थाएं, और वो हम लवण लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। देखो AgCl, एक साम्य ये होगा, एक साम्य ये होगा और एक साम्य ये होगा। ये अल्प विलेय दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ये AgCl का अवियोजित अणु है। ये आयन है विलयन के अंदर, विलयन में है। ये भी अवियोजित अणु विलयन में है और ये ठोस अविलीन है। ठोस अविलीन समझिए, जैसे आप जल के अंदर कोई चीज डालते हैं तो पहले वो चीज घुल जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है। और डालिए, घुलती है, टूट जाती है। और डालिए, थोड़ा देरी से घुलेगी। और डालिए, और देरी से घुलेगी। और डालिए। एक स्थिति ये आएगी कि जो चीज आप डालोगे वो ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी, घुलेगी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो संतृप्त हो गया। जब तक विलयन असंतृप्त था वो चीज उसमें घुलती रही, और एक स्थिति वो आ गई कि वो जब संतृप्त हो गया तो घुलना बंद हो। अभी आप पहली क्लास में हैं, असंतृप्त है, घर से आए, बिल्कुल पढ़ने के लिए बेताब है, ब्रेन बिल्कुल खाली है। हम जितना पढ़ा रहे हैं 100% आप उसको डिसॉल्व हो रहा है, आपके अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है। हम पढ़ाते पढ़ाते 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड पढ़ाते रहें तो एक स्थिति वो आ जाएगी कि तुम्हारी सब सिर के ऊपर से निकलेगा। इट मीन्स हम संतृप्त हो गए, आपको डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो दो साम्यावस्थाएं बनी, एक तो ठोस अविलीन और अवियोजित अणु के अंदर ये विलयन में है, और दूसरी साम्यावस्था अवियोजित अणु और उसके आयनों के मध्य में है। तो दो साम्य लगे। तो सबसे पहले हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम इस साम्य पर लगाते हैं। ये पहला मान लो, ये सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इस फर्स्ट वाले पे द्रव अवियोजित अणु और आयनों के मध्य में जो साम्यावस्था है उस पर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाया। तो देखो K बराबर एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोराइड आयन बटे एक्टिव मास ऑफ AgCl। जरा हम इसको तिरछी गुणा कर देते हैं। K इंटू एक्टिव मास ऑफ AgCl इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सिल्वर आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोराइड। ध्यान दो, हमेशा याद रखना, सांद्रता उस पदार्थ की चेंज होती है जिसके अंदर आयनित होता है। जो आयनित नहीं होगा, जैसे आया है वैसे ही बैठा रहेगा, तो सांद्रता कहां से बदलेगी। तो याद करना, ठोस का सक्रिय द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगर सांद्रता बदलनी है तो ठोस को घुलना पड़ेगा, विलयन में टूटना पड़ेगा। आप सोचो हम सांद्रता भी बदल जाए और हम ठोस बने रहें, असंभव, असंभव।
इसलिए जो AgCl का जो सक्रिय द्रव्यमान होगा ये स्थिर होता है, स्थिरांक होता है, और हम इसको K डैश मान देते हैं। K का मान रख दीजिए यहां पर, तो K गुणा K डैश इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सिल्वर आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोराइड आयन। इन दोनों स्थिरांकों को एक तीसरा स्थिरांक देते हैं KSP। KSP एक्टिव मास ऑफ सिल्वर आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोराइड आयन, जहां KSP एक स्थिरांक है जिसे हम विद्युत अपघट्ट, अल्प विलेय विद्युत अपघट्ट का विलेयता गुणनफल कहते हैं। SP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। इसका मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर होता है। अब हम इसकी परिभाषा निकालते हैं कि विलेयता गुणनफल स्थिरांक किसे कहते हैं। सुनिए, यहां से स्थिर ताप पर ध्यान करना, ताप स्थिर रखा जाता है। अगर ताप स्थिर नहीं रखेंगे तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, इसलिए ताप को स्थिर करो। स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय विद्युत अपघट्ट के संतृप्त विलयन में उसके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है, जिसे हम उसका विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ठीक है ना, KSP। तो ये रहा हमारा विलेयता गुणनफल स्थिरांक। और इसका महत्वपूर्ण इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, देखिए ये बहुत काम आएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, वो आपको समझ लीजिए। ये बार बार आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में भी, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान करिए। हम आपसे पूछते हैं पहला निष्कर्ष, एक होता है आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल और एक होता है विलेयता गुणनफल। दो चीजें हैं, एक आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल और एक दूसरा विलेयता गुणनफल। इन्हीं दोनों का खेल है। कोई भी विलयन कब अवक्षेपित होता है, अवक्षेप कब आता है, तो उसकी शर्त सुन लीजिए। जब आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से कम होता है, कम होता है, तो अवक्षेप नहीं आता, वो चीज घुलती रहती है उसके अंदर। और जैसे ही आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल के मान से अधिक हो जाता है, जैसे ही अधिक हुआ तुरंत अवक्षेप आ जाता है। तो अवक्षेप होने के लिए क्या शर्त है, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही दो निष्कर्ष निकले। जब KSP का मान कम होता है, KSP का मान अधिक होता है आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल, आयनों की सांद्रताओं की गुणनफल, सो QSP कह लेते हैं मान लिया, तो वो चीज इसमें घुल जाती है, घुलती रहती है, घुल जाती है। और जब दोनों मान बराबर होंगे तो साम्य की अवस्था रहेगी। आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल के बराबर होगा, साम्य अवस्था आ जाएगी। विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा है, आयनों की सांद्रताओं का मान कम है, तो घुलती रहेगी। और तीसरी कंडीशन, जैसे ही आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है, तभी अवक्षेप प्राप्त होता है। गुणनफल अधिक हो गया तब वो अवक्षेप आता है। इसको याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज है ये। अवक्षेप विलयन कब आते हैं, तो जब उसकी आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल के मान से उच्च होता है, तब अवक्षेप। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपने आज दो चीजें महत्वपूर्ण डिस्कस किया, एक सम आयन प्रभाव, दूसरा विलेयता गुणनफल और उसके एप्लीकेशन। थैंक यू।